हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष, शॉर्ट में तुम मेरे को AKG बोल सकते हो। और आज हम लोग करने वाले हैं CA फाउंडेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अकाउंटिंग का बोले तो एक तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग चैप्टर कंपनी अकाउंट। 15 से 20 नंबर का वेटेज रखता है। ये चैप्टर करने के बाद तुम्हारा जो मन में फेल होने का डर है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं आज पूरा डिटेल में वन शॉट में कवर करूंगा, प्लस इसके मैं 2-3 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। सो बस वीडियो अच्छे से देखना, कॉपी निकाल के बैठ जाओ। मैं भले ही यहाँ पे नोट्स लाया हूँ अपने हैंड रिटन, बट मैं कुछ कुछ चीज़ तुम्हें एक्स्ट्रा लिखाऊंगा, तो वो तुम्हें साथ साथ लिखते जाना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर लो। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी फाउंडेशन वालों के लिए बहुत कुछ आने वाला है। एंड कमेंट में मेरे को तुम लिख के बताओ कि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा लाऊं। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। इस चैप्टर का अगर हम लोग ओवरव्यू देखें, यानी हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। तो बेसिकली देखो, हमें इस चैप्टर में शेयर्स के बारे में समझना है कि शेयर्स इशू कैसे होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इनके रिडम्पशंस क्या होते हैं, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, उसके बाद डिवेंचर्स क्या होते हैं, इनके रिडम्पशंस क्या होते हैं। तो बेसिकली हमें बस इतना सा पढ़ना है एंड बस हमारा 20 मार्क्स का, अराउंड 20 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। देखो, सबसे पहले हम लोग को शेयर्स के बारे में पढ़ना है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि शेयर्स होते क्या। तो देखो, एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ ईजिली। वैसे तो ये सब तुम्हें पता ही होगा, बट फिर भी मैं एकदम ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अभी तक तुमने ये चैप्टर छुआ भी नहीं है। लेट सपोज ये मेरा कंपनी है AKG लिमिटेड। अब मैं जो है ना, ये कंपनी जो है ये बिजनेस करना चाहता है, ऑब्वियस सा बात है। एंड बिजनेस में ये बहुत बड़े बड़े प्लांट डालना चाहता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है। तो ऑब्वियस सा बात है, इस कंपनी को क्या चाहिए होगा, तो पैसे चाहिए होंगे। बिना बिना पैसे के तो कुछ होता है नहीं। तो अब मेरे पास तो खाली इतने पैसे होंगे नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं लोगों के पास जाऊँगा और लोगों को बोलूँगा कि तुम आओ मेरे कंपनी में पैसे लगाओ, मेरे कंपनी को पैसे दो। लोग बोलेंगे हम तुम्हारे कंपनी को पैसे क्यों देंगे। तो मैं क्या बोलूँगा कि देखो, तुम हमारे कंपनी में पैसे दो, बदले में हम तुम्हें इस कंपनी का ओनरशिप देंगे और तुम ओनर बन जाओगे कंपनी का। तो अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो तुमको वो प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर लोगों ने पैसा लगाया, पैसा लगाया, मैंने उन्हें ओनरशिप दिया। तो मैंने ओनरशिप कैसे दिया, तो मैंने बेसिकली उनको शेयर्स दिए। तो शेयर्स कुछ नहीं है, कंपनी का एक कैपिटल का छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड कर दिया गया स्मॉलर यूनिट्स में। लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं एंड बदले में उनको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। ये है बेसिक लॉजिक। अब आगे अगर हम लोग नोट्स पे आए तो देखो, शेयर्स क्या होते हैं, तो कंपनी के कैपिटल डिवाइडेड है स्मॉलर यूनिट्स में, उसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं। अब शेयर्स इशू क्यों होते हैं, कैश के लिए। ऑब्वियस बात है, कंपनी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले ताकि कंपनी बिजनेस कर सके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना। मान लो कोई कंपनी, मेरा कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है। लेट सपोज शेयर का प्राइस 10 रुपया। तो कंपनी चाहे तो ये 10 रुपये एक साथ मंगवा सकता है, इसको हम लोग लमसम बोलते हैं। या फिर कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट पर भी मंगवा सकता है। और बेसिकली अगर तुम देखो तो बेसिकली कंपनी इंस्टॉलमेंट पे ही मंगवाता है। यानी हो सकता है कंपनी बोले कि 10 के 10 रुपये हमें एक बार में ही पेमेंट कर दीजिए। या कंपनी ये भी बोल सकता है कि हमें 10 रुपये एक बार में नहीं चाहिए, हमें 3 पार्ट में ये 10 रुपये दे दीजिए। 3 पार्ट बोले तो अप्लीकेशन, जब आप अप्लाई कर रहे होंगे शेयर्स के लिए तो हमें 3 रुपया दे दीजिएगा। जब हम लोग शेयर्स अलॉट करेंगे आप हमें 5 रुपया दे दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग कभी भी कॉल करके बाकी के पैसे जो बचे हैं वो हम लोग मंगवा लेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पर। ठीक है, एंड लमसम में डायरेक्ट अप्लीकेशन के साथ ही 10 रुपये दे दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं लमसम में। अब देखो, एंट्री अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर वो शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में डाल दिया जाता है। फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री है। फिर उसका पेमेंट होगा बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इसी तरह ड्यू का एंट्री शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैंक अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट। ये हो गया एंट्री जब इंस्टॉलमेंट पे लेंगे। बट अगर लमसम पे आएगा पैसा तो देखो कोई डिफरेंस नहीं है, बस तुम्हें करना क्या है, बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यानी यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट वर्ड जोड़ के हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद फिर इसी को शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि लमसम में पैसा आएगा तो ये एंट्री होगा, एंड नॉर्मली अगर पैसा आता है जो इंस्टॉलमेंट पे, बेसिकली सारा क्वेश्चन इस इंस्टॉलमेंट पे ही पैसा आता है, तो उसका ये एंट्री होगा। जब एक इंसान अप्लाई करेगा शेयर्स के लिए तो वो पहले पैसे दे देगा और उसके बाद उसको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में दिखा देंगे एंड फिर उसको कैपिटल में डाल देंगे, शेयर्स उनको अलॉट करेंगे। तो ये बेसिक एंट्री हुआ। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला, हम लोग शेयर्स इशू करते हैं फॉर कैश। कंपनी को कैश चाहिए रहता है, बोले तो पैसे चाहिए रहता है, तो फिर कंपनी शेयर्स इशू करता है। कभी कभी होता है कंपनी ना कैश के लिए इशू नहीं करता है, अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कंपनी मान लो किसी से कोई एसेट परचेस कर रहा है और कंपनी बोल रहा है हम बदले में आपको शेयर्स दे देंगे, तो कंपनी ऐसा भी करता है एंड उसका एंट्री अलग होता है। देखो नॉर्मली जब कंपनी एसेट्स खरीदता है तो क्या होता है, एसेट्स अकाउंट DR टू वेंडर अकाउंट, फिर हम लोग वेंडर को पेमेंट कर देते हैं वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बट यहाँ पे क्योंकि हम पेमेंट तो कर नहीं रहे, हम पेमेंट करने की जगह हम शेयर्स उसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री देखो क्या होगा, वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डायरेक्टली हम उसको शेयर्स अलॉट कर दिए, और अगर कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो वो भी लिखेंगे। अब ये क्या होता है, मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अब मान लो कोई कंपनी दूसरे कंपनी का बिजनेस एक्वायर कर रहा है, तो उसमें सैंड्री एसेट्स अकाउंट DR टू सैंड्री लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट यानी जितना पेमेंट किया जा रहा है वेंडर को, ठीक है। अब मान लो ऊपर का साइड अगर कम आएगा, डेबिट साइड कम हो जाएगा, क्योंकि DR एंड CR बराबर होने चाहिए। अगर ऊपर कम आ रहा है तो गुडविल आ जाएगा, और अगर नीचे कम आ रहा है तो वो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो यहाँ तक। पहला पेज में कोई दिक्कत होगा नहीं। कुछ नोट समझ लो, कॉल्स जो है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब छोटे मोटे बात देखो, मैंने बोला तो तुम्हें बहुत छोटी छोटी चीज़ जो तुम्हारे 1-2 नंबर इंक्रीज कर सकते हो वो भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ। देखो टिप्स, सबसे पहला कॉल जो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकेंड कॉल भी हो सकता है, थर्ड कॉल भी हो सकता है। तो कॉल एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ध्यान रखना जब भी तुम जर्नल एंट्री पास करोगे ना, तो जितना नंबर का कॉल है वो उतना नंबर तुमको लिखना होगा। मान लो फर्स्ट कॉल है तो ऐसे लिखोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। एंड ध्यान रखना जो लास्ट कॉल होगा, यानी जिसके बाद कंपनी और पैसे तुमसे डिमांड नहीं कर सकता, उसमें तुम्हें शेयर फाइनल अकाउंट लिखना जरूरी है जर्नल एंट्री करने टाइम। सिली मिस्टेक हो जाते हैं कभी कभी, एक दो नंबर ICAI में मार्क्स कट कर सकता है, तो इसलिए क्यों ही करना। तो बस इतना सा तुम्हें लिखना है। एंड एक और बात, यहाँ नोट्स लिखे जाते हैं, अगर तुम्हें पता है, यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेनेशन जैसा नोट्स लिखा जाता है। अब एग्ज़ाम में ये लिखना है कि नहीं क्वेश्चन आता है तो ध्यान से सुनना। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें नोट्स भी लिखने हैं, तो तुम्हें लिखना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो तुम चाहो तो लिख सकते हो एंड चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। बट क्वेश्चन में लिख दे तो फिर लिखना है, कंपलसरी है। अब देखो शेयर्स इशू जब होते हैं ना, तो वो 3 तरीके से हो सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। पार पे बोले तो मान लो मेरे शेयर्स का 10 रुपये दाम है एंड मैं लोगों से 10 रुपये ही मांग रहा हूँ, यानी 10 रुपये का शेयर्स में 10 रुपये में बेच रहा हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार पे। और इसका जो नॉर्मल जनरल एंट्री होता है, अभी जो मैंने ये जनरल एंट्री बताया ये पार का ही था, ठीक है। फिर आता है प्रीमियम। प्रीमियम बोले तो 10 रुपये का शेयर्स, बट मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं ये 10 रुपये में नहीं दूंगा, मैं ये 12 रुपये में दूंगा, तुमसे 2 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। अब तुम बोलोगे कि भाई 2 रुपये वो लोग एक्स्ट्रा देंगे ही क्यों। अब ध्यान से समझना, रिलायंस, टाटा, ये सब इतनी बड़ी कंपनियां हैं, इतने अच्छे प्रॉफिट में हैं एंड ये अपने मेंबर्स को कितना अच्छा डिविडेंड पे करते हैं, तो इनके शेयर होल्डर बनने के लिए मार होता है कि हमें इनका कम से कम शेयर होल्डर बनना है। तो अगर टाटा रिलायंस जैसी कंपनी इशू करेगा अपना शेयर्स, तो लोग ज़्यादा दाम पे भी खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसी में हम लोग प्रीमियम का बात करते हैं। एंड ध्यान से सुनना, ये जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम का एक्स्ट्रा अमाउंट, लेट सपोज 10 रुपये का चीज़ 12 रुपये में लिया जा रहा है, तो ये 2 रुपये जो प्रीमियम है ये किसी भी जगह मंगवाया जा सकता है। यानी
अलॉटमेंट पे भी बुलाया जा सकता है, कॉल पे भी बुलाया जा सकता है, यानी ये 2 रुपये कहीं भी मंगवाया जा सकता है। बेसिकली जो तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ है और यह क्वेश्चन अगर साइलेंट रहे तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो पैसा मंगवाया गया है ये अलॉटमेंट के साथ मंगवाया गया। एंड इसका जनरल एंट्री देखो क्या होता है, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या ये नॉर्मल एंट्री अभी मैंने तुम्हें बताया ड्यू का एंट्री, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपये, एंड इसमें यहाँ पर अमाउंट ऐड हो जाता है क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट तुम्हें बराबर करके चलने, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं। अब तीसरा आता है डिस्काउंट पे, यानी मेरा कंपनी उतना बड़ा है नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम पैसे आ जाते हैं, 10 रुपये का चीज़ 8 रुपये में ही दे देता हूँ। तो यहाँ पर सेक्शन 53 आता है कंपनीज एक्ट का, वो बोलता है कि तुम डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर ही नहीं सकते। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो अलाउड ही नहीं है। तो क्वेश्चन किस पे आएगा, या तो पार पे या प्रीमियम पे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मान लो मैंने 1000 शेयर्स इशू किए, मेरी कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए। अब मान लो 2 केस हो सकते हैं, केस 1 केस 2। केस 1 क्या होता है, 1000 शेयर्स मैंने, कंपनी ने बोला कि हम अपने 1000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, जिसको खरीदना आके खरीद लो। बट सिर्फ 900 शेयर्स के लिए ही लोगों ने पैसे भेजे, यानी सिर्फ 900 शेयर्स ही खरीदने का डिमांड आया, बाकी लोग 1000 शेयर्स तो मेरे कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा। इस केस को हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी हमें जितना सब्सक्रिप्शन, कंपनी को जितना सब्सक्रिप्शन चाहिए था उससे कम अप्लाई हुआ है, यानी लोगों ने सिर्फ 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 1000 शेयर्स और 100 शेयर्स तो और कोई लेना ही नहीं चाह रहा। दूसरा केस होता है, मान लो टाटा रिलायंस ने 1000 शेयर्स इशू किया, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर्स अप्लाई करें, एंड हो सकता है 1000 शेयर्स की जगह 1500 शेयर्स के डिमांड आ जाए। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी जितना सब्सक्रिप्शन होना था उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में एक चीज़ याद रखना, सेबी का एक रूल है कि कम से कम अंडर सब्सक्रिप्शन 90% तो होना ही चाहिए, यानी अगर तुम 100 शेयर्स इशू कर रहे हो तो कम से कम 90 शेयर्स सब्सक्राइब होने के लिए एप्लीकेशन तो तुम्हारे पास आना ही चाहिए। अगर 90 से कम आ रहा है तो तुम शेयर्स इशू ही नहीं कर सकते, सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन में, अब मान लो तुमने 10,000 शेयर्स के लिए इशू किया, बट लोगों ने 12,000 शेयर्स अप्लाई कर दिया है, तो 2,000 शेयर्स पे ऑलरेडी उन्होंने ज़्यादा पैसे दे दिए। एप्लीकेशन पे याद करो, जब लोग अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन पे पैसे देते हैं, तो लोग 10,000 शेयर्स की जगह 12,000 शेयर्स पे अप्लाई किए हैं, तो 12,000 2,000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा मनी उन्होंने दिया। तब ये जो एक्स्ट्रा मनी आया, इसको कंपनी क्या करता है, तो देखो बेसिकली कंपनी रिजेक्ट कर सकता है। कंपनी बोलेगा कि देख भैया, हमारे पास सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं, जो 12,000 शेयर्स के लिए आए हैं तो हम कर नहीं सकते, 10 हम दे रहे हैं, बाकी जो 2,000 हमारे एक्स्ट्रा मनी आ चुके हैं वो हम वापस तुम्हें रिटर्न कर रहे हैं। एंट्री क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बाकी सब नॉर्मल एंट्री जैसे एज इट इज़। दूसरा, प्रो राटा अलॉटमेंट कर सकते हैं, यानी एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट पे हमें पैसा मंगवाना है तो हम क्या करेंगे, मान लो 2,000 रुपये, 2,000 शेयर्स एक्स्ट्रा अप्लाई हुए हैं और इसका प्राइस, इसका 3 रुपये करके, लेट सपोज 6,000 कंपनी के पास एक्स्ट्रा मनी आ चुका है। तब ये 6,000 कंपनी करेगा क्या, तो बेसिकली कंपनी क्या कर सकता है, अलॉटमेंट पे मान लो 10,000 अगर मंगवाना है तो उसमें से ये 6,000 माइनस कर देगा और बोलेगा अलॉटमेंट पे तुम हमें बस 4,000 दे देना, हमने तुम्हारा जो एक्स्ट्रा मनी था वो यहाँ से सेट ऑफ कर लिया। बस ये नॉर्मल भी होता है। मान लो किसी से तुम्हें पैसे लेने हैं, लेट सपोज मेरे दोस्त ने मेरे को 5,000 रुपये दिए, ठीक है, एंड फिर मेरे को उससे और 10,000 लेने हैं। लेट सपोज मैंने उसे 10,000 दिया था एंड 5,000 उसने पहले मेरे को दे दिए, तो अब मैं उससे 5,000 न मांगूंगा क्योंकि ऑलरेडी 5 तो उसने मेरे को दे दिए। तो बस यहाँ वही वाला बात है। इसका एंट्री देख लो कैसा होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब तीसरा केस बनता है रिजेक्ट प्लस प्रोराटा, यानी कंपनी ने बोला ठीक है 1,000 शेयर्स के लिए हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे, बाकी 1,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दो। तो इसका एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये उसका एंट्री हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब आ जाते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स फॉरफीट कर दिए गए। बोले तो शेयर्स जो है
तुमसे छीन लिए गए हैं। अब ध्यान से सुनना, मान लो मैंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया एंड मैंने अलॉटमेंट पैसा दिया, फिर कंपनी ने मेरे से कॉल मनी मांगा कि 2 रुपये जो कॉल मनी है आयुष वो दे दो, मैंने पैसे ही नहीं दिए। तो फिर कंपनी क्या करेगा, कंपनी फोर फीचर कर देगा, यानी कंपनी मेरे से शेयर्स छीन लेगा, मेरा ऑनरशिप कंपनी छीन लेगा। मैं अब फिर कंपनी का ऑनर नहीं बन पाऊंगा, शेयर फोरफिट कर दिया जाएगा, मेरे को रिमूव कर दिया जाएगा। एंड एक बात ध्यान सुनना, अगर मेरे से शेयर छीन लिया गया तो कंपनी छीन कर शेयर्स के अपने घर में रखेगा नहीं, उसको कंपनी क्या करता है, उसको कंपनी री इशू कर देता है किसी और को। तो अब हमें इन दोनों के जर्नल एंट्री समझना है एंड लगभग हमारा इशू ऑफ शेयर्स जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट होने को है। जर्नल एंट्री देखो, मान लो शेयर्स अगर पार पे इशू हुए, लेट सपोज जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, पार पे शेयर्स इशू हुए हैं एंड मैंने पैसा नहीं दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, चलो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आ जाओ, लेट सपोज एक कंपनी ने मेरे को 100 शेयर्स इशू किया पार पे, यानी एट द रेट ₹10, ठीक है। एंड अप्लीकेशन पे मेरे को देना था ₹3, अलॉटमेंट पे मेरे को देना था ₹5, एंड कॉल पे मेरे को एक ही कॉल कंपनी ने किया, उस पर देना था ₹2। मैंने क्या किया, मैंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, मैंने अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, बट कॉल का पैसा मैं नहीं दे पाया, तो कंपनी करेगा फॉर फीचर, ठीक है। कंपनी क्या करेगा, फॉर फीचर। अब फॉर फीचर करेगा कैसे, एंट्री देखना, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्यों होगा, देखो जब तुम शेयर्स अलॉट कर रहे थे तो तुम्हारे कंपनी में वो ऑनर बन रहा था, तो तुम उसके शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे, अब तुम उसको रिमूव कर रहे हो तो तुम उसको डेबिट तो करोगे ही, ठीक है। उसके बाद 2, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जिस जगह मैंने डिफॉल्ट किया है, जिस जगह मैंने डिफॉल्ट किया है उस जगह का नाम आएगा, मतलब मैंने फाइनल कॉल नहीं दिया है तो मेरे को यहाँ पे कॉल का एंट्री दिखाना होगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, ₹100, कॉल मैंने कितना नहीं दिया, इसमें 1000 जाएगा, 100 × 10, ठीक है। यहाँ कितना मैंने नहीं दिया, तो यहाँ मैंने ₹200 नहीं दिया। और एक और एंट्री आएगा, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब ये क्या है, ध्यान से समझना, ये बेसिकली जितना अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया है मेरे से, वो कंपनी ने मेरे से कितना, 5 + 3 ₹8 मेरे से रिसीव कर लिया है कंपनी ने, 8 × 1000, यानी ₹800 मैंने ऑलरेडी कंपनी को दिया है, 200 मैं नहीं दे पाया। तो जो 200 मैं नहीं दे पाया उसका तो नॉर्मल टू शेयर फाइनल कॉल जहां मैंने डिफॉल्ट किया वो दिखा दिया, एंड जितना अमाउंट रिसीव हुआ है उसको हम लोग एक सेपरेट अकाउंट शेयर फॉर फीचर अकाउंट में दिखाते हैं, ₹800। क्या देखो, डेबिट एंड क्रेडिट बराबर हुआ 1000 एंड 1000, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल पार का एंट्री। अब आ जाते हैं प्रीमियम पे। देखो यहाँ मैंने अलॉटमेंट लिखा है, मान लो मैंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था तो मैं अलॉटमेंट भी लिखता, मतलब डिफ़ॉल्ट जहाँ भी करोगे वो तुमको लिखना होगा, एंड जितने पैसे रिसीव हो गए वो फॉर फीचर अकाउंट में चले जाएंगे। अब बात करते हैं शेयर्स, मान लो प्रीमियम पे इशू हुए होंगे, ठीक है। मान लो कंपनी ने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किया एंड मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो देखो यहाँ पे 2 केस बनते हैं। पहला केस, अगर मान लो शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए थे एंड मैंने प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी दे दिया, मैंने प्रीमियम का पैसा पे कर दिया, तो उस सिचुएशन में सेम एंट्री होगा, यानी जहां प्रीमियम का पैसा मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, कंपनी प्रीमियम को इग्नोर मार देता है, यानी प्रीमियम का कहीं बात ही नहीं करना है, ना इसमें से किसी में भी प्रीमियम का अमाउंट जोड़ना है, जस्ट इग्नोर, प्रीमियम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बस ऐसा समझ लो। नॉर्मल पार वाला एंट्री ही होगा अगर मैंने प्रीमियम पे कर दिया है तो, बट अगर मैंने प्रीमियम भी नहीं दिया तो कंपनी ये बात पूरी दुनिया को बताएगी कि देख ये निर्लज कैसा है, इसने तो प्रीमियम भी नहीं पे किया है, तो यहाँ पर एंट्री चेंज हो जाएगा। ध्यान से समझना कैसे होगा, चलो देखो। अगर मैंने प्रीमियम नहीं दिया, लेट सपोज ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 100 शेयर्स ₹12 पे इशू किए गए, ₹2 प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5 और प्लस ₹2 प्रीमियम मेरे को यहीं देना था, और कॉल पे फिर एज इट इज़ ₹2।
ठीक है। अब मैंने एप्लीकेशन का पैसा दिया, मैंने अलॉटमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया, मैंने अलॉटमेंट में पैसे ही नहीं दिए, तो मैंने प्रीमियम भी तो नहीं दिया। तो अब कंपनी पूरी दुनिया को बताएगी कि देख इस निर्लज ने तो प्रीमियम के भी पैसे नहीं दिए, ठीक है, एंड कॉल भी मैंने नहीं दिया। तो अब इसका एंट्री कैसे होगा, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दिया, शेयर कैपिटल में कितना 1000 रुपया, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 200 रुपया, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट जितना मैंने ऑलरेडी कंपनी को दे दिया है। तो इस केस में देखो मैंने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, यानी मैंने सिर्फ 300 रुपये ही कंपनी को दिए। उसके बाद टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना मैंने फाइनल कॉल पे नहीं दिया, 2 रुपये करके, यानी 200 रुपये मैंने नहीं दिया। एंड लास्ट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे मैंने कितना दिया, कितना नहीं दिया, देखो यहाँ से ध्यान से, कहाँ चला गया भाई, देख लो अलॉटमेंट पे 5 रुपये मांगा गया था, बट क्योंकि मैंने प्रीमियम नहीं दिया तो 5 नहीं, यहाँ 7 रुपये काउंट करके चलना है। प्रीमियम को यहाँ हम लोग अलॉटमेंट में इंक्लूड कर लेंगे, तो यानी यहाँ मैंने 700 नहीं दिया, देखो 1200 पर टोटल हुआ। तो ये था प्रीमियम का एंट्री, शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर कॉल टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। अब कंपनी इसको क्या करेगा, री इशू करेगा। ऑब्वियस सा बात है, कंपनी अपने घर में तो रखेगा नहीं। जो शेयर्स कंपनी को मिले हैं फोरफिटेड शेयर, उसका कंपनी री इशू करेगा। अब री इशू जो है वो पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। अब तुम्हारे माइंड में डाउट आना चाहिए कि आपने तो बोला कि इशू हम डिस्काउंट पे कर नहीं सकते, अबे ये री इशू है, यहाँ अलाउड है। अब लॉजिक समझो, मान लो मेरे को एक शेयर पे 100 रुपये मिलने थे, मैंने किसी को शेयर्स अलॉट किए, उसने मेरे को 60 रुपया दे दिया, 40 रुपये वो नहीं दे पाया, तो मैं क्या करूँगा, उससे शेयर छीन लूँगा। 60 रुपये मेरे को ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो मेरे को बस 40 रुपये ही तो बाकी लेने हैं। मैंने किसी और को इशू कर दिया, लेट सपोज 100 रुपये का शेयर्स मैंने उसे 50 रुपये में दे दिया, तो तब भी देखो तो 60 रुपये मेरे को इससे मिल गए, उसको मैंने डिस्काउंट पे भी इशू किया तब भी मेरे को 50 मिले, तब भी तो 110 रुपये मिले, कंपनी ही 10 रुपये के फ़ायदे में। समझ में आ रहा है, तो यहाँ वही वाला लॉजिक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट पे तुम इशू कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पार पे अगर ये इशू होता है तो इसका एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल एंट्री। यहाँ अलॉटमेंट एप्लीकेशन नहीं चलता, डायरेक्टली शेयर कैपिटल, डायरेक्टली उसको अलॉट करो शेयर्स। प्रीमियम पे हो सकता है कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ऑब्वियस सा बात है री इशू शेयर्स पे भी प्रीमियम ले लेगा कंपनी। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, नॉर्मल एंट्री है भाई, बहुत इजी चैप्टर है, मैं बोल रहा हूँ ना। डिस्काउंट, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, क्वेश्चन घूमता है यहीं से। इसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट दिया शेयर फॉर फीचर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये शेयर फॉर फीचर अकाउंट डिस्काउंट जितना मिला उसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से घूमता है, ध्यान से देखना। तुमने अभी एक शेयर फॉर फीचर किया, यानी तुमने एक शेयर फॉर फीचर किया क्रेडिट, क्रेडिट कहाँ किया अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या तुमने यहाँ पर शेयर फॉर फीचर, ये वाले एंट्री में जब तुम फॉर फीचर कर रहे थे, जो तुम्हें एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुआ तुमने उसको क्रेडिट किया, और एक शेयर फॉर फीचर तुमने यहाँ पर अभी डेबिट किया है, एक शेयर फॉर फीचर तुमने डेबिट किया है, यानी तुम्हारे पास CR भी है एंड DR भी है, तो क्या तुम इसको शट ऑफ नहीं करोगे। मान लो तुम्हारे पास ये 600 है एंड तुमने 200 डिस्काउंट दिया, तो टोटल तुमने को फ़ायदा कितना का हुआ 400, तो ये तुम कंपनी को दिखाओगे और कंपनी इसको कैपिटल रिजर्व में जाकर दिखाता है। इसका एंट्री देखो,
बैंक अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितना कंपनी को फायदा हो गया ना, प्रॉफिट हो गया, उतना कंपनी वो कैपिटल रिजर्व में जाकर दिखा देता है, क्योंकि तुमने एक तरफ पैसा रिसीव किया, उसमें से थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, बाकी जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बच गया वो तुम अपने कैपिटल रिजर्व में दिखा सकते हो। यहीं पर क्वेश्चन घूमता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं आता है कि कैलकुलेशन कैसे करना है, कि कितना अमाउंट हमें कैपिटल रिजर्व में डालना है। इतना आसान है नहीं। क्यों? देखो, तुम बोलोगे कि इसमें इतना दिमाग घुमाने वाली क्या बात है, नॉर्मल सीआर में से डीआर माइनस कर देंगे तो हमारा जो भी अमाउंट आएगा वो हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। बेसिकली यही तो करना है, बट ये इतना आसान है नहीं जितना तुम सोच रहे हो। क्यों? देखो, सबसे पहला केस हो सकता है कि हमने फोर्ड फीचर किया 1000 शेयर्स का, यानी हमने 1000 शेयर्स जब्त कर लिए, कंपनी ने 1000 शेयर्स छीन लिए, लेकिन री इशू सिर्फ 600 शेयर्स का किया गया है। तो अब जो सी आर बैलेंस होगा वो 1000 शेयर्स का होगा, और डी आर बैलेंस जो होगा वो 600 शेयर्स का होगा। दोनों एक लेवल पे हैं ही नहीं, तो तुम माइनस कैसे करोगे? उसके लिए तुम्हें ये 1000 शेयर्स को 600 शेयर्स पे लाकर सी आर बैलेंस काउंट करना होगा, डिटरमाइन करना होगा, तभी तो तुम सी आर में से डी आर माइनस करोगे, जब दोनों सेम लेवल पे होंगे। दूसरा केस, मान लो दो आदमी के शेयर्स 2%, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, इन दोनों के शेयर्स को फोरफीट किया गया है। अब लेट सपोज मिस्टर एक्स के 500 शेयर्स को फोरफीट किया गया और मिस्टर वाई के 300 शेयर्स को फोरफीट किया गया और री इशू किया गया, तो मिस्टर एक्स के पूरे और इसके सिर्फ 100 शेयर्स। तो यहाँ पर अब तुम्हें अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि वहाँ 800 शेयर्स का है और यहाँ पे जो है वो सिर्फ 600 शेयर्स का है। उसमें भी 600 में एक का पूरा 500 शेयर्स का और एक का सिर्फ 100 शेयर ही री इशू हुआ है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन घूमता है यहीं पर से। अब देखो, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है तुम्हारे मॉड्यूल में, वो फॉर्मूला मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, बट मैं एक अलग तरीके से भी बनाया करता था ये क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में मैं बनाता था, एंड वैलिड है। तुम भी एग्जामिनेशन में आराम से चौड़ में बना के जा सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। इसका मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँ तो कैसा लगेगा? मतलब मैं इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हें समझा दूँ। चलो मॉड्यूल खोल लो, क्वेश्चन नंबर 15 निकालो यूनिट 2 से। भाई मैं एकदम पूरा प्रिपरेशन के साथ आया हूँ। ये चैप्टर लाने में मेरे को लेट हो गया, मैंने पिछले वीक ही बोला था कि ये चैप्टर मैं करवाऊँगा। लेट इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को नोट्स मिल नहीं रहे थे एंड एक दो पार्ट नोट्स में मिसिंग थे, तो उसको मेरे को बनाने में टाइम लग गया। मैं एक ही बार करवाऊंगा तो भाई इतना डिटेल में करवा दूंगा कि 10 बार फिर तुमको पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, वाह वाह क्या कंपनी है, इशू किया 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 3 रुपये पर शेयर्स ऑन अप्लीकेशन, 5 रुपये पर शेयर्स इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड 4 रुपये पर शेयर ऑन कॉल। पहले हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो 30,000 इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं, 30,000 इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं, ठीक है। अप्लीकेशन पे 3 रुपया एट द रेट 10 ईच, अप्लीकेशन पे 12 है ना भाई, हाँ प्रीमियम भी है 12 ही मान के चलो, 3 रुपये अप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 5 रुपये इंक्लूडिंग है, यानी 3 + 2 है, और कॉल पे कितना है 4 रुपया। तो देखो 4 3 7 3 10 और +2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। सारे शेयर सब्सक्राइब हुए, नो ओवर सब्सक्रिप्शन, नो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर वेर फुल्ली रिसीव, सारे शेयर्स पे पैसे भी रिसीव हो गए एक्सेप्ट राम होल्डिंग 500 शेयर्स। राम के पास 500 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल मनी नहीं दिया, ठीक है, यानी सिर्फ उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है। फिर एक श्याम नाम का आदमी था जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसने सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है, फेल टू पे द कॉल मनी। ऑल दो 1500 शेयर्स और फॉरफिटेड, यानी ये पूरे दोनों को मिला के 1500 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है, यानी कंपनी ने इन्हें हटा दिया है। ऑफ दे शेयर्स फॉरफिटेड, पहले इतना लिख लेते हैं हम लोग। राम नाम का आदमी था, 500 शेयर्स थे एंड इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, यानी और कॉल भी नहीं दिया, ठीक है।
उसके बाद श्याम नाम का एक आदमी हुआ करता था, ये लग रहा है हिंदी पढ़ा रहा हूँ भाई, उसने सिर्फ कॉल नहीं दिया, ठीक है। इन सारे के 1500 शेयर्स को फोरफीट कर दिया गया और इनको फिर री इशू भी किया गया। अब री इशू कितना में हुआ वो देखो, लेकिन ध्यान देना फोरफीटेड शेयर में से सिर्फ 1250 शेयर ही री इशू हुए। 1500 तुमने छीना और री इशू तुमने 1250 ही किया। तो यानी अब तुम्हें ये 1500 को गिराना पड़ेगा इस लेवल पे ताकि तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू का पता चल सके, ठीक है। एंड उसके बाद फिर डिस्काउंट पे री इशू किया, यानी 2 रुपये तुमने डिस्काउंट पे री इशू किया। ध्यान से देखना, तुमने री इशू कितना किया, सिर्फ 1250, और वो भी डिस्काउंट पे कितना, 2 रुपये, यानी 8 रुपये में बेसिकली तुमने इशू कर दिया। तो अब तुम्हें जर्नल एंट्री पास करना है, अब तुम्हें जर्नल एंट्री बेसिकली पास करना है। तो देखो, अब देखो करना कैसे। सबसे पहले हम लोग फोर फीचर की एंट्री डालेंगे। एक मिनट। सबसे पहले हम लोग फोर फीचर की एंट्री डालेंगे। शेयर्स हमने फोरफीट किए तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो देखो, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें कितना आएगा, तो 1500 रुपये शेयर @10 ईच। हमने 1500, 500 राम के एंड 1000 श्याम के, तो कितने आए, 15,000, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दिया। अब तुम बोलोगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग क्यों एंट्री कर रहे हैं। ध्यान से देखना, राम ने सिक्योरिटी अलॉटमेंट पे पैसे ही नहीं दिए हैं और अलॉटमेंट पे ही तुम्हें सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी देना था। यानी बेसिकली देखा जाए तो राम ने सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया, तो क्या हम ये बात पूरी दुनिया को बताएंगे कि देखो राम ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। लेकिन हम लोग श्याम के लिए कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री नहीं करने वाले क्योंकि उसने पैसा पे कर दिया है। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना आएगा पता है तुम्हें, 500 रुपये करके कितना रुपये सिक्योरिटीज पे हमें देना था, 2 रुपया, यानी सिर्फ 1000 रुपये आएगा। श्याम के बारे में यहाँ हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे। उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब राम ने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया था तो यहाँ पे हम लोग 5 रुपया लेकर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इंक्लूड होगा। तो 5 रुपये इंटू 500 रुपये कर दो, 2500। उसके बाद 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हमने फाइनल कॉल पे हमें पैसा नहीं मिला था, कितना नहीं मिला था, तो देखो 4 रुपये मंगवाना था, 1500 रुपये शेयर्स पे, दोनों ने नहीं दिया। तो 1500 हम लोग 1500 इंटू 4 अगर हम लोग करें तो 6000 रुपये आता है। 1500 इंटू 4 तो ये 6000। अब बचता है 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितना हमें पैसा मिल गया वो यहाँ आएगा। तो देखो राम का अगर कैलकुलेशन करो, वर्किंग नोट में ये सब तुम दिखा सकते हो। राम ने 500 रुपये पे सिर्फ 3 रुपये दिया है एप्लीकेशन पे, उसके बाद तो उसने पैसे ही नहीं दिए। तो 1500 रुपये राम ने दिया है। श्याम की अगर हम बात करें तो उसने 1000 करके 3 रुपये एप्लीकेशन पे 1000 दिया है, उसके साथ 3000 दिया है। उसके बाद अलॉटमेंट पे भी उसने 1000 रुपये करके 3 रुपया दिया है। अब तुम बोलोगे अलॉटमेंट पे तो 5 रुपये है, अरे भैया 5 रुपये में 2 रुपये तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है और श्याम ने तो पेमेंट कर दिया, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को तो हम लोग इग्नोर मार रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ 3 लेके चलेंगे, तो ये भी 3000 होगा। तो टोटल कितना हो गया, 7500 अमाउंट रिसीव हुआ है कंपनी को। अब देखो क्या ये सेम है, 7500 प्लस 2500 कितना होता है, 10,000 प्लस 16,000। देखो ये हो गया तुम्हारा फॉर फीचर का एंट्री। नोट्स तुम डाल सकते हो, अगर एग्जामिनर का अगर क्वेश्चन में है तो डाल सकते हो, मन है तो डाल सकते हो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाला बात नहीं। फिर बात करते हैं री इशू का। तो री इशू कैसे होगा, बैंक अकाउंट डिस्काउंट पे हुआ है, बैंक अकाउंट DR शेयर फॉर फीचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया तुम्हारे, ध्यान से देखना। तुमने 1250 शेयर्स इशू किए 8 रुपया करके, तो कितना होता है 1250 इंटू 8, 10,000 रुपये बैंक में आ गए। 2 रुपये जो है तुमने डिस्काउंट दिया 1205
₹2500 तुम्हें डिस्काउंट दिया, टोटल कितना आया है 12,500। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और अब यही खेला होगा कि यहाँ कितना अमाउंट आएगा। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, चलो देखते हैं। हमने री इशू कितना किया, वर्किंग नोट, पहले मैं अपने तरीके से करवा रहा हूँ, फिर मैं मॉड्यूल के तरीके से भी करवा दूंगा। दोनों तुम एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, जो तुमको सही लगे, जो तुमको आसानी लगे तुम उससे इस्तेमाल कर सकते हो। देखो सबसे पहले अगर देखें हमने री इशू कितना किया, हमने री इशू किया है 1250। हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा हुआ। देखो 1250 शेयर्स री इशू हुए हैं, जिसमें से राम के 500 शेयर्स पूरे री इशू हो गए हैं, बाकी के श्याम के हुए हैं। तो देखो 1250 में 500 शेयर्स पूरे राम के री इशू हो गए हैं, ठीक है, एंड बाकी 750 शेयर्स जो हैं वो श्याम के इशू हुए हैं। तो एक फॉर्मूला लिखो, अब देखो इसमें अब हम लोग क्रेडिट बैलेंस निकाल रहे हैं, तो क्रेडिट बैलेंस निकलेगा कैसे, 500 रुपये करके 3 रुपये पे अप्लीकेशन, सिर्फ 1500 रुपये इसने दिया था। क्या सिर्फ इसने 1500 रुपये दिया है, बाकी 6000 इसने श्याम ने दिया है। अब ये मैंने कैसे निकाला, देखो यहाँ देखो 7500 CR है, इसको हमें झुकाना है किस लेवल पे, 1250 लेवल पे। ये अभी 1500 शेयर्स के लेवल पे। हमें इसे झुकाने के लिए पहले हमें CR बैलेंस को कम करना होगा। तो देखो करेंगे कैसे, हम पहले दोनों को बाइफर्केट कर लो। राम का कितना हिस्सा है 1500 और श्याम का कितना है 6000। एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, शेयर फॉर फीचर, लिखो फॉर्मूला लिखो, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा है तो तुम्हें लिखना होगा भी। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जो CR मैंने CR पे किया वो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जितने शेयर्स इशू हुए थे, सॉरी नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड, जितने शेयर्स फॉरफीट हुए हैं, इनटू री इशू, जितने शेयर्स री इशू हुए। तो अब निकालो इसका, देखो 6000 रुपया श्याम का आया है। देखो झुकाना हमें सिर्फ श्याम को है, क्यों, क्योंकि 500 शेयर्स तो पूरे री इशू हो गए ना उसके, तो वहाँ पर हमें 500 शेयर्स का ही लेवल दिख रहा है। श्याम के टोटल कितने शेयर्स, 1000 में से सिर्फ 750 ही री इशू हुए हैं, तो हमें 750 लेवल पे लाना होगा, तब ना माइनस हो पाएगा। तो 750 लेवल पे लाएंगे कैसे, 6000 नंबर ऑफ फॉरफीट कितना हुआ है, डिवाइड अगर हम लोग करें तो 1000 शेयर्स उसका फॉरफीट हुआ और इशू 750 हुआ। ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो टोटल कितना हो गया 4500। तो अब देखो टोटल एडजस्टेड फॉर फीचर अकाउंट CR वाला कितना आया, 1500 राम का और 4500 झुका हुआ श्याम का, बोले तो कितना हो गया 6000 रुपया। अब तुम माइनस कर दो, इस 6000 में कितना डेबिट हुआ था 2500 रुपया, तुमने डिस्काउंट दिया था, तो कितना हो गया 3500 रुपया, यानी कैपिटल रिजर्व में कितना जा रहा है 3500। आजा भाई 3500। ये मेरा तरीका था, ठीक है। अब एक बुक में कैसे दिया वो देखो, शेयर्स री इशू हुए हैं टोटल 7500, जिसमें से 1500 सोझा राम का है, ठीक है, और 6000 जो है वो इसका है श्याम का। इतना तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान से सुनना, बुक में तुम्हारा क्या बुक में बोलता हूँ, नोट्स में एक देखो फॉर्मूला,
forfeited amount per share minus discount on reissue into number of shares reissue। ठीक है, तो forfeited amount per shares, राम के कितने राम के कितने शेयर्स फॉरफिट हुए, 3 रुपये करके फॉरफिटेड अमाउंट, 3 रुपये उसने दिया था, 2 रुपये का डिस्काउंट मिला है तो बोले तो 1 रुपया, और री इशू कितना हुआ है 500, तो यानी सिर्फ 500 रुपये। अब 6000 शेयर्स थे, डिवाइड बाय 6 कर दो, क्योंकि उसने कितना 3 रुपये अलॉटमेंट पे और 3 रुपये अप्लीकेशन पे दिया था, तो बेसिकली यहाँ होगा कितना 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4, और कितना रीइशू हुआ है 750, तो 4 इंटू 750 3000, दोनों को ऐड करेंगे तो 3500। क्या ये भी निकल गया? सो अब बात करते हैं कॉल इन एरियर। मान लो कंपनी ने पैसा मंगवाया, तुमने पैसा नहीं दिया, बट फिर कंपनी ने तुम्हें नोटिस दिया कि हम आपके शेयर्स फॉरफिट कर देंगे, तो तुम भागे भागे आए कि नहीं 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 हम पैसा देना चाहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल इन एरियर। यानी पैसे मंगवाए कंपनी ने और तुमने दिए ही नहीं, लेकिन तुम बाद में अगर देना चाहते हो तो फिर तुम पे उस पर इंटरेस्ट देना होगा। तो अब देखो होता कैसे है, इसका नॉर्मल एंट्री होता है शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ तक तो सब नॉर्मल होता है। उसके बाद तुम 2 तरीके से कॉल इन एरियर का एंट्री डाल सकते हो, या तो तुम कॉल इन एरियर का एक सेपरेट अकाउंट खोल सकते हो, बैंक अकाउंट कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फिर तुम अमाउंट माइनस करके डायरेक्टली बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में दिखा सकते हो। ठीक है, अब इस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, और इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है शेयर होल्डर्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट, और फिर बैंक से पैसा चला जाता है, शेयर बैंक में पैसा आ जाता है, शेयर होल्डर्स देता है। ध्यान रखना इंटरेस्ट कितने रेट पे लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो अगर आर्टिकल्स में कुछ परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो 10% पर एनम पे इंटरेस्ट देना पड़ता है कॉल इन एरियर पर। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल इन एडवांस। मान लो कुछ शेयर होल्डर होता है कि पहले ही कंपनी कॉल का पैसा मंगवाए, उससे पहले ही वो पैसे दे देता है, यानी अलॉटमेंट का पैसा जब कंपनी ने मंगवाया उसी टाइम किसी शेयर होल्डर ने बोला कि कौन भाई कॉल का वेट करेगा, लो अभी ही सारे पैसे ले लो, तो उस सिचुएशन में उसे हम लोग कॉल इन एडवांस बोलते हैं, और इस पर कंपनी इंटरेस्ट देगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है तुमने किसी से पैसे पहले ले लिए, टाइम से पहले ले लिए, तो तुम उसको इंटरेस्ट चुकाओगे। ठीक है, इसका एंट्री नॉर्मल अलॉटमेंट जितना सेम ही होता है। उसके बाद देखो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, एंड जब फाइनल कॉल का तुम डिमांड करोगे तो ये कॉल इन एडवांस जो है फाइनल कॉल से सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ फिर तुम उससे क्यों ही पैसा मांगोगे जब यहाँ तुम ले लिए। इसका इंटरेस्ट, इस पर भी इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट टू शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब कितना देना, अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा तो 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपनी को। इसी के साथ तुम्हारा इशू ऑफ शेयर्स खत्म हो गया। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स हो चुका है तुम्हारा बिल्कुल ही ओवर। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बोनस शेयर्स पे। कंपनी चाहे तो कंपनी अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू कर सकता है। यानी लेट सपोज मेरा रिलायंस में 1000 शेयर्स है, कंपनी अब बोल रहा है कि तुम्हारे पास 1000 शेयर्स है ना, हम तुम्हें 5 शेयर्स अपनी तरफ से फ्री में दे रहे हैं, तो इसको हम लोग बोनस शेयर्स बोलते हैं। ये फुल्ली पेड होते हैं, यानी इसमें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है किसी मेंबर को। ये बोनस शेयर का जर्नल एंट्री कैसे होता है, तो देखो CRR अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, PNL अकाउंट टू बोनस शेयर्स अकाउंट। ठीक है, और क्या बोनस शेयर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बोनस दे दिया गया। अब बोनस शेयर के जैसा ही एक बोनस कॉल भी होता है। बोनस कॉल बोले तो मतलब मान लो कंपनी ने 10 रुपये कंपनी को लेने हैं अपने शेयर होल्डर से, एंड कंपनी ने अभी तक 8 रुपया ले लिया है, अब 2 रुपये कंपनी को कॉल करके इनसे मंगवाने हैं। कंपनी बोलता है कि देखो हम तुम्हारा ये 2 रुपये माफ़ कर रहे हैं, यानी तुम्हारी जो पार्टली पेड शेयर्स हैं उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं फुल्ली पेड शेयर्स में, तो इसको हम लोग बोलते हैं बोनस कॉल। एंड ध्यान रखना बोनस कॉल के लिए तुम सिर्फ जनरल रिजर्व एंड PNL का इस्तेमाल करोगे। यहाँ इतने सारे अमाउंट है, यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग इसको वहाँ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, बोनस कॉल के लिए तुम्हारे पास सिर्फ ये 2 अकाउंट है, एंड उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर टू फाइनल कॉल के साथ हम लोग इसको एडजस्ट कर देते हैं।
फिर एक राइट इशू आता है, ये नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक्स राइट का भी यहाँ पे दिया हुआ है, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट ऑफ शेयर्स इंटू री इशू प्राइस डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट इशू शेयर्स। ये बेसिकली तुम्हारे सारा सब डिटेल दिया रहेगा, तुमको बस फॉर्मूला में पुट करना है और तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा, और बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम हो। अब हमें करना है प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्या होते हैं एंड इनके रिडम्पशंस क्या होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स वैसे शेयर्स होते हैं जिनको मिलते हैं इज्जत। क्या मिलता है? इज्जत। बेसिकली बोला जाए, इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है ओवर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी जब भी डिविडेंड का पेमेंट होगा, कैपिटल का रीपेमेंट होगा, तो उस टाइम इनको राइट मिलेगा कि पहले इनको पे किया जाएगा, जो बच गया फिर वो इक्विटी वालों को दे दिया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान से सुनना, प्रेफरेंस शेयर्स की जो इशू की एंट्री है ना, कैसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू होंगे, वो सेम है जो तुमने अभी शेयर का एंट्री पढ़ा, बिल्कुल सेम है, एज इट इज तुम उठा के डाल देना। बस एक माइनर सा चेंज करना है। क्या? इक्विटी शेयर्स जब तुम इशू करते थे तो वहाँ इक्विटी शेयर्स लिखते थे, यहाँ अब तुम प्रेफरेंस शेयर्स लिखोगे। यानी नाम के आगे, जो शेयर्स के नाम के आगे अगर इक्विटी इशू हो रहा है तो इक्विटी लिख देना, प्रेफरेंस इशू हो रहा है तो प्रेफरेंस लिख देना, बाकी जनरल एंट्री सेम है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिडम्पशन। अब रिडम्पशन क्या होता है? तो देखो, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स वालों को रिडम्पशन किया जाता है, यानी इन्हें वापस इनके पैसे दिए जाते हैं। कुछ साल के बाद प्रेफरेंस शेयर्स ने जितने पैसे लगाए उस पर थोड़ा इंटरेस्ट लगाकर इन्हें वापस दे दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन आफ्टर अ टाइम। तो तुम्हें पैसे वापस करने, तो ऑब्वियस बात है, एक कंपनी अगर रिडम्पशन कर रहा है तो उसके पास पैसे होने चाहिए, तभी तो वो दूसरे सामने वाले आदमी को पैसे देगा। तो पैसे अब कंपनी लाएगा कहाँ से? तो या तो वो फ्रेश इशू कर सकता है, यानी नए इक्विटी शेयर्स इशू कर दे, तो वो लोग पैसे लगाएंगे, वही पैसा उठाकर किसको दे देंगे हम लोग? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दे देंगे। या तो हम प्रॉफिट से कर सकते हैं, जिसको कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया है कि उसके पास पैसे भरे पड़े हैं, तो ऑब्वियस बात है उससे पैसे निकाल कर वो प्रेफरेंस वालों को रिडीम करवा देगा। या फिर कॉम्बो कर सकते हैं, यानी थोड़ा प्रॉफिट से हम लोग रिडम्पशन कर सकते हैं एंड थोड़ा फ्रेश इशू से रिडम्पशन कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना, हम लोग एसेट्स बेचकर भी जो पैसे आते हैं उसको भी रिडम्पशन में लगा सकते हैं। तो हम लोग को बेसिकली मोटिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए ताकि हम लोग पैसे दे सके। अब सब बात है, पैसे आएंगे तो पैसे तुम दोगे। तो यहाँ पर ये बात है, सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट का एक सिंपल सा बात बोलता है कि तुम वैसे ही शेयर्स के रिडम्पशन करोगे जो फुल्ली पेड है, यानी जिस शेयर्स पे पूरे कॉल मंगवा लिए गए हैं, सारे पैसे रिसीव हो चुके हैं, सिर्फ उनको ही रिटर्न करोगे पैसा। रिडम्पशन सिर्फ उनका ही होना है, बाकी तुम किसी को रिडम्पशन नहीं कर सकते हो। अब आ जाते हैं फ्रेश इशू पे। रिडम्पशन करना कैसे है? तो फ्रेश इशू समझो। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स ही इशू होंगे, ध्यान से समझ लो। जब भी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है और फ्रेश इशू हो रहा है तो वो हमेशा इक्विटी शेयर्स ही होंगे, यानी तुम प्रेफरेंस शेयर्स के जगह प्रेफरेंस शेयर्स को ही इशू नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा मंगवा सकते हो। इवन तुम डिवेंचर भी इशू करके पैसा नहीं मंगवा सकते। यहाँ फ्रेश इशू का मतलब अपने दिमाग में बैठा लो, जस्ट इक्विटी शेयर्स। अब एंट्री देखो, सबसे पहले मान लो कंपनी के पास कुछ एसेट्स थे, तो कंपनी उस एसेट्स को बेच रहा है, तो बैंक अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने पीएनएल दिया है, तो ध्यान से समझना। मान लो एसेट्स 1 लाख का था और हमने उसे 50,000 में बेच दिया, तो भैया 50,000 हमारे कम पड़ गए, तो वो पीएनएल में चला जाएगा क्योंकि हमें लॉस हो गया। और यही मान लो 1 लाख का एसेट्स हमने 2 लाख में बेच दिया, तो 1 लाख हमें एक्स्ट्रा आ गया, तो हम नीचे पीएनएल दिखाते हैं, यानी ये हमें गेन हो गया। तो ये बेसिकली इसके लिए मैंने एंट्री दिया। अगर प्रॉफिट होता है, गेन होता है, तो ये एंट्री होगा। ठीक है, दोनों साथ नहीं आएंगे, ऑब्वियस सा बात है। ये सब तो भाई छोटी सी चीज़। चलो, उसके बाद हम लोग रिडीम कर रहे हैं, तो जैसे फीचर में हम लोग कैपिटल डेबिट कर देते थे क्योंकि वो अब हट रहा है, तो उसी तरह जब रिडम्पशन कर रहे हैं तो उसका भी तो कैपिटल घटेगा ना। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ये नॉर्मल एंट्री है। अब यहाँ तुम्हें एक और चीज़ दिखता होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो ध्यान से समझना, रिडम्पशन जो हो रहा है
वो दो तरीके से हो सकता है, पार पे या प्रीमियम पे। यानी हमने क्या बोला कि हमने तुमसे 1 लाख रुपए लिया है, हम तुम्हें 1 लाख रुपए ही देंगे रिडम्पशन के टाइम पे, उसको हम लोग पार बोलेंगे। बट प्रीमियम बोलता है कि 1 लाख का चीज़ हम तुम्हें 1,10,000 देंगे जब हम रिडीम करेंगे। तो प्रीमियम में हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है रिडम्पशन के टाइम पे। अगर पार पे तुम्हारा रिडम्पशन है तो नॉर्मल एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, नॉर्मल एंट्री ये होना है। बट यहाँ पर प्रीमियम पे अगर है तो प्रीमियम का एंट्री में तुम्हें एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट DR। जितना प्रीमियम है यहाँ लिखना होगा, और अगर प्रीमियम पे नहीं है पार पे तो ये लाइन का कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फ्रेश इशू करेंगे तो उसका एंट्री ये होगा, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कोई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मंगवाएं तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। यहाँ भी एप्लीकेशन वगैरह का एंट्री करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम ऐसे कर सकते हो। फिर ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना, इसको तुम सेट ऑफ करोगे किससे, PNL अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। एंड लास्टली तुम पैसे पे कर दोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बस तुम्हारा एंट्री खत्म हो गया रिडम्पशन का। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है हमें कि फ्रेश इशू होंगे कैसे। तो देखो, मान लो 3 लाख का तुम्हें रिडम्पशन करना है, 1 लाख तुम्हारे पास प्रॉफिट था, बच गया 2 लाख, तो 2 लाख तुम इशू करके मंगवा लो। कितने रुपए पर शेयर्स, 8 रुपये पर शेयर्स, यानी 25,000 शेयर्स तुम इशू कर दो, उससे पैसे आएंगे, रिडम्पशन में लगा दो। एक ध्यान रखना, मान लो अगर तुम ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हो जितना तुमको इशू करना है, तुमको कैलकुलेट करना होगा कि मान लो तुमको 2 लाख रुपए चाहिए और एक शेयर का दाम 8 रुपये, तो तुम कितने शेयर्स इशू करोगे, तो ये कैलकुलेशन करोगे डिवाइड करके। तो अगर मान लो ऐसा डेसिमल में आ जाए 25,222.13, तो उसको हमेशा नेक्स्ट जो है 25,223 नेक्स्ट जो होगा, पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगा वहाँ पे ले जाके छोड़ना, इधर मत लाना। क्यों, क्योंकि अगर इधर लाओगे तो कम पड़ जाएगा। मिनिमम तुमको इतने इशू करने होंगे, तो अगर इससे तुम इधर कम ले आओगे, यानी 22,220 रहने दोगे, तो भैया ये तो कम हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको 23 कर देना। हमेशा लास्ट राउंड ऑफ लास्ट उस तरफ जाकर करना। ठीक है, अब बात करते हैं CRR। सबसे ज़्यादा दिमाग इसी में ख़राब होता है और क्वेश्चंस प्रेफरेंस शेयर्स में यहीं पर से घूमता है। अब CRR का एंट्री क्या होता है, तो देखो CRR बनेगा कैसे। देखो बेसिकली क्या है, कंपनी जब प्रॉफिट से पैसे देता है ना, तो वो कंपनी एक अकाउंट बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जब कंपनी प्रॉफिट से पैसे दे रहा होता है तो CRR अकाउंट बनता कैसे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट टू PNL अकाउंट टू CRR अकाउंट। ठीक है, अब बाकी जितनी एंट्रियां हैं, फ्रेश इशू की अगर कर रहा है, एसेट्स बेचने का, प्रेफरेंस शेयर को वापस पैसे देने का, वो सब कुछ सेम होगा, बस एक एक्स्ट्रा एंट्री बढ़ जाता है CRR बनाने की। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन में CRR भी तुम्हें बनाने बोला जाएगा एंड उसके साथ साथ तुम्हें फ्रेश इशू भी करने बोला जाएगा। अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो बेसिकली हम लोग मान के चलते हैं कि 100% जो है CRR से कंपनी ने रिडम्पशन किया है, यानी प्रॉफिट से रिडम्पशन किया है। लेकिन अगर कंपनी क्वेश्चन में ये आ गया कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं CRR और फ्रेश इशू दोनों से, तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखो इसके लिए मैंने एक अच्छा सा चार्ट प्रिपेयर किया है, वो मैं अभी तुम्हें लिखवाता हूँ। अब ये चार्ट मैंने नोट्स में क्यों नहीं दिया, तो भाई अगर मैं नोट्स में दे देता तो तुम दोबारा ये वीडियो देखने आते ही नहीं। ऐसे थोड़ी होगा, बिजनेस है भाई, बिजनेस ऐसा नहीं है भाई। चार्ट मैंने बाद में प्रिपेयर किया था, इसलिए अभी लिख लो कॉपी निकाल के, नहीं तो फिर यहाँ का मैं टाइम लैप्स लगा दूंगा अगर फिर कभी दिक्कत होगा। देखो बनाओ मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ CRR, सीरियल नंबर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, फ्रेश इशू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, CRR सेट ऑफ। आई होप कि तुम्हें दिख रहा हो। चलो
सीरियल नंबर 1, मान लो तुम्हें 5 लाख का रिडम्पशन करना है, ठीक है, और कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तुम नहीं दे रहे हो, फ्रेश इशू तुम नहीं कर रहे हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हारा यहाँ इस सिचुएशन में CRR कितना बनेगा? तो ऑब्वियस सा बात है 5 लाख, क्योंकि मैंने बोला है अगर कुछ नहीं है तो प्रॉफिट से हम लोग ही करते हैं, यानी 100% CRR बनेगा, कोई सेट ऑफ वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। मान लो सीरियल नंबर 2, 5 लाख का तुम्हारा रिडम्पशन है, ठीक है, और कोई प्रीमियम नहीं है, एंड तुमने 5 लाख फ्रेश इशू कर दिए, तो भैया इस सिचुएशन में CRR कितना बनेगा? 0। जब तुमने 5 लाख से पैसे मंगवा लिए, मेन क्या है भाई? पैसे आने चाहिए, बस सिंपल सा बात है। अब थर्ड वन देखो, मान लो कंपनी को 5 लाख ही रिडम्पशन करना है, ठीक है, एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कंपनी के पास नहीं, कंपनी ने यहाँ पर 4 लाख इशू कर दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के पास नहीं है, तो अब बताओ CRR कितना बनेगा? तो देखो 5 लाख में 4 लाख हमने फ्रेश इशू कर लिया, तो बस हम 1 लाख और रिडम्पशन बनाएंगे, CRR का यूज़ करेंगे 1 लाख बनाने के लिए। अब समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? मतलब जितना रिडम्पशन अमाउंट है, CRR अगर CRR और फ्रेश इशू देखेंगे, जो जितना बन गया बाकी उससे माइनस करके हम लोग बना देंगे। फोर्थ वन देखो, अभी और क्लियर हो जाएगा। देखो अब फोर्थ देखो, मान लो तुमको 5 लाख रिडम्पशन करना है, ठीक है, उसके अलावा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000 है, यानी बोले तो तुम्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख प्लस 50,000 प्रीमियम भी देना होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना, फ्रेश इशू तुमने 3 लाख का किया, तुमने 5 लाख में से 3 लाख का फ्रेश इशू कर दिया, एंड तुमको उस पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिसीव हुआ 30,000। क्वेश्चन मेरा ये है कि CRR कितना बनेगा? तुम अगर ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो कि 5,50,000 हमें करना है, देना है, 3,30,000 हमें मिल चुका है, तो बाकी हम लोग 5,50,000 में 3,30,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा CRR निकल जाएगा। क्या तुम ये कर रहे हो? बिल्कुल ही गलत कर रहे हो। CRR बनाने टाइम तुमको ना सिक्योरिटीज प्रीमियम को देखना है, ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को देखना है। बेसिकली देखो 5 लाख में 3 लाख फ्रेश इशू हुआ है, तो CRR सिर्फ 2 लाख का बनेगा, यानी ना हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को लेकर चलते हैं, ना हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को लेकर चलते हैं। CRR बनाने टाइम ध्यान रखना, एक ही चीज़ पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, इतना का पेमेंट करना है, कितना का रिडम्पशन करना है, उस रिडम्पशन में से हमने कितना इशू कर दिया है, फ्रेश इशू कर दिया है, बस उसको लेस कर दो, जो बच गया उतना CRR तुम्हारा बनेगा। अब यहाँ पर सेट ऑफ भी होगा 50,000, यहाँ पे सेट ऑफ होगा 50,000, ठीक है। अब समझ में आया CRR बनाना कैसे? एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, टेबल बना लेना वर्किंग नोट में, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। वर्किंग नोट जितना तुम करोगे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसको नॉलेज है। 5th नंबर देखो, मान लो 5 लाख का रिडम्पशन करना है, 50,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, 2 लाख का हमने फ्रेश इशू कर लिया है, 30,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम है। अब बताओ CRR कितने का बनेगा? तो 2 लाख, 5 लाख में 2 लाख हटाए तो 3 लाख बनेगा, और सेट ऑफ फिर यहाँ 50,000 का होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सेट ऑफ में देखो यहाँ 50,000 का तुम्हें सेट ऑफ तो करना है, ये 50,000 तुम्हें सेट ऑफ करना है, तो ये 50,000 जो तुम सेट ऑफ करोगे, ये किससे किससे करोगे? तुम करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और उसके बाद फिर PNL से, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम से ये सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। सेम यहाँ भी वही है, 50,000 जो है ये तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम से सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में तुमने एक्स्ट्रा पैसे लिया और प्रीमियम रिडम्पशन में तुम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, तो अब ऐसा बात है तुम सेट ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना 30,000 सेट ऑफ हो जाएगा, एंड बाकी जो बच गया वो PNL से 20,000 सेट ऑफ कर देना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट एक देख लो, एंड तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर्स का चैप्टर देखो, लास्ट देखो 6 नंबर, 5 लाख लेट सपोज हमें रिडम्पशन करना है, 50,000 हमें प्रीमियम भी देना है रिडम्पशन पे, 3 लाख हमने फ्रेश इशू कर लिया है, 90,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें आ चुका है,
तो CRR तो 2 लाख का ही बनेगा, 3 + 2 5 लाख हो गया। अब जब सेट ऑफ होगा तो ये 50,000 जो है पूरे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में तो अभी 90,000 है, इसके बाद भी 40,000 बचेगा। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम बना लेना। आप वीडियो देख के अच्छे से अपनी कॉपी में एकदम डिटेल में बनाना, एग्ज़ाम में भी ये चार्ट बना लोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगा कि कैलकुलेट करना कैसे CRR। इसी के साथ तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर्स भी ख़त्म हो जाता है। एक बार देख लेता हूँ नोट्स में, और कुछ तो है नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग डिवेंचर, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंड इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि जो भी इशू वाली एंट्री है सब डिवेंचर में भी सेम ही रहती है। देखो अब डिवेंचर ना पार पे इशू हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है। ध्यान रखना, डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। डिवेंचर होता क्या है, बेसिकली ये एक तरह से लोन होता है, लोन होता है। तो ये पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे इशू कर सकते हैं हम लोग। अब देखो पार और प्रीमियम का एंट्री जो है वो सेम है, जो शेयर का हमने इशू का एंट्री किया था ना, बिल्कुल वही एंट्री है, बस नाम के आगे तुम डिवेंचर लगा दोगे, X% डिवेंचर अकाउंट, शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर अकाउंट, यानी तुम्हें बस नाम चेंज करना है, शेयर्स की जगह डिवेंचर्स का वर्ड यूज़ करना और आगे में X% लगेगा, क्योंकि डिवेंचर पे हमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट हम लोग आगे डिवेंचर के नाम के आगे यूज़ करते हैं, लिखते। एक क्वेश्चन में तुमको आराम से दिख जाएगा। एक एक्स्ट्रा जो तुम्हें डिस्काउंट के बारे में समझना है वो देखो, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या शेयर एप्लीकेशन का एंट्री यही होता था? बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, बस डिवेंचर एप्लीकेशन लगा दिया, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मान लो मैंने डिस्काउंट पे इशू किया तो कंपनी को लॉस हो रहा है, तो वो यहाँ पर दिखाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR टू X% डिवेंचर अकाउंट, बस ये डिस्काउंट का एंट्री है। अब आ जाते हैं रिडम्पशन पे। डिवेंचर के भी रिडम्पशन होते हैं। अब ये पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। ध्यान से समझना, एक डिवेंचर जिसका रिडम्पशन पार पे हो रहा है, हो सकता है वो पार पे इशू हुआ हो सकता है वो प्रीमियम पे इशू हुआ हो सकता है वो डिस्काउंट पे इशू हुआ हो। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, डिवेंचर का रिडम्पशन होगा तो वो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा या डिस्काउंट पे होगा। अब मान लो ऐसे डिवेंचर जो इशू हुए हैं पार पे, उनका रिडम्पशन पार पे हो रहा है, हो सकता है वो प्रीमियम पे इशू हो एंड उनका रिडम्पशन पार पे हो रहा है, हो सकता है वो डिस्काउंट पे इशू हो एंड उनका रिडम्पशन पार पे हो रहा है। यानी यहाँ पर कितने केस बन गए, 3 केस इस पे भी, 3 केस इस पे भी। तो इनके सारे के जनरल एंट्री नॉर्मल जैसे इशू ऑफ शेयर्स के हैं वैसे ही हैं। एक दो जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एंट्री है वो मैंने लिखा है, ध्यान से समझना। मान लो डिवेंचर इशू हुए पार पे, ठीक है, नॉर्मल शेयर्स वाली एंट्री होगी एंड रिडीम होने वाले हैं प्रीमियम पे, यानी हमने डिवेंचर 1 लाख रुपए के लिए मांगा और उनको पैसे ज़्यादा देने वाले हैं। तो इसका एंट्री कैसे होगा देखो, जब हम अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री डालेंगे ना, जब हम अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री डालेंगे तो हम लोग एंट्री वहाँ पर लिखेंगे। देखो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये क्या है, ये प्रीमियम वैल्यू है। जितना हम लोग को प्रीमियम देना है वो कंपनी के लिए लॉस होता है, उसको हम लोग लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। और ये हम लोग अलॉटमेंट के एंट्री के साथ ही डाल देते हैं। उसके बाद X% डिवेंचर अकाउंट और फिर डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, ये और ये सेम होता है क्योंकि DR एंड CR बराबर करना था। अब दूसरा आता है, मान लो डिवेंचर इशू हुए प्रीमियम पे, प्रीमियम पे हमने डिवेंचर मंगवाए हैं एंड रिडम्पशन भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा, ड्यू के टाइम देखो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि हमने प्रीमियम देना है तो ये चीज़ तो आएगा ही। ओ भाई ये क्या हो रहा, तो आएगा ही टू X% डिवेंचर अकाउंट, शेयर कैपिटल की जगह हमें रिप्लेस किया X कैपिटल डिवेंचर अकाउंट, मैंने बताया अभी तुम्हें। अब क्योंकि हमने यहाँ पर प्रीमियम मंगवाया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी एंट्री होगा एंड लास्ट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये दोनों अमाउंट सेम होते हैं, तो ये एंट्री होगा। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि जो भी एंट्री है सब शेयर से ही कनेक्टेड है, एक दो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होता है। अब मान लो डिवेंचर इशू हमने प्रीमियम पे किया और रिडीम हम उसको डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो इसका कोई भी एंट्री नहीं डाला जाता है, इसका कोई भी एंट्री नहीं डाला जा सकता है।
नॉर्मल ड्यू का एंट्री जैसे शेयर्स में हम लोग डालते हैं वही डाला जाता है, इसको इग्नोर किया जाता है। पूछो क्यों? एक कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेटिज्म, वो क्या बोलता है, कंपनी के फ्यूचर्स लॉस को कंपनी अपने बुक्स में दिखाएगी, बट जो फ्यूचर में गेन होने वाला है ना वो कंपनी अपने बुक्स में नहीं दिखाती है। तो यहाँ पर हमने प्रीमियम में पैसा, एक तो पैसा ज़्यादा लिया, ऊपर से रिडीम भी हम लोग डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो कंपनी को तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए कंपनी इसको शो ही नहीं करता। अब लास्ट जर्नल देख लो, डिवेंचर इशू अगर तुमने मान लो डिस्काउंट पे किया, ठीक है, डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया, कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, और रिडीम तुमने प्रीमियम पे किया, तो देखो इसमें तो कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। एक तो तुम डिस्काउंट भी दे रहे हो, ऊपर से पेमेंट करने टाइम तुम ज़्यादा पैसे भी दे रहे हो। तो इसका ड्यू का एंट्री देखो कैसे होता है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर नॉर्मल है, और 2x% डिवेंचर अकाउंट ये भी नॉर्मल है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ये तो आना ही था, क्योंकि यहाँ पर तुमने प्रीमियम जो दिया है तो इसमें जो प्रीमियम का वैल्यू होगा वो आएगा। और एक चीज़ और देखना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्या यहाँ मैंने अभी तुम्हें ये जर्नल एंट्री बताया कि जब भी डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होता है तो ये हमें दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या दो चीज़ आ गए, एक जो लॉस हमें फ्यूचर में होने वाला है उसका एंट्री, एंड एक जो हमारा अभी हमने डिस्काउंट दिया उसका एंट्री। तुम चाहो तो इसको कंबाइन करके दिखा सकते हो, एंड मैं कंबाइन करके नहीं दिखाता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे ही ईजी लगता था। अब ये दोनों जो है ना राइट ऑफ होंगे, यानी डिस्काउंट जो इशू हुए हैं डिवेंचर पे वो और लॉस दोनों राइट ऑफ होंगे। देख लो पीएनएल से राइट ऑफ होते हैं टू लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अगर तुमने कंबाइन करके दिखाया है तो तुम नॉर्मल एक एंट्री डालोगे, कंबाइन करके नहीं दिखाया तो सबसे पहले डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दे देना, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दे देना, और पीएनएल डीआर हो जाएगा। सो अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। मैंने बोला डिवेंचर लोन है तो लोन पे इंटरेस्ट तो तुम्हें देना ही होगा। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट टीडीएस कटता है टू बैंक अकाउंट, फिर टीडीएस पेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, एंड फिर लास्ट में पीएनएल अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बस ये नॉर्मल सा एंट्री है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। मान लो एक कंपनी किसी से लोन ले रहा है, एंड लोन लेने के बाद वो कोलेट्रल में यानी गिरवी रख रहा है, कोई एसेट्स नहीं अपना डिवेंचर्स, वो बोल रहा है ये लो डिवेंचर्स हम गिरवी रख रहे हैं, तो इसका एंट्री क्या होगा? तो देखो इसका कोई एंट्री पास नहीं होता है। नोट्स में मेनली हम लोग ये चीज़ शो कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं डिवेंचर इज इशूड एट कोलेट्रल, कोई एंट्री देने का जरूरत नहीं है। बट अगर तुमको मन है या एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ये लिख दिया कि नहीं तुम्हें एंट्री देना होगा, तो एंट्री क्या दोगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू x% डिवेंचर अकाउंट, बस। अब इशू ऑफ डिवेंचर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्या ये हमने शेयर्स में ही पढ़ा कि हमेशा पैसे के लिए नहीं अदर कंसिडरेशन के लिए भी इशू हो सकते हैं शेयर्स, ठीक उसी तरह डिवेंचर भी हो सकते हैं। तो इसका भी अगर तुम एंट्री देखो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, फिर वेंडर अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट। अब ये भी पार पे हो सकते हैं, प्रीमियम पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। अगर प्रीमियम पे होंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, डिस्काउंट पे होंगे तो यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये नॉर्मल एंट्री तुमने समझ लिया, अब कैसे तुमको आता है, सब कुछ आता है, ये सब तो बेसिक। अब बात करते हैं रिडम्पशन। डिवेंचर के भी रिडम्पशन करने होंगे, ये तो ऑब्वियस बात है। 4 तरीके हैं डिवेंचर को रिडीम करने के, या तो तुम एक बार में पैसा उठा के दे दो लमसम, एक बार में तुम, या फिर इंस्टॉलमेंट में दो, ठीक है, या फिर तुम ओपन मार्केट में परचेस कर लो या कन्वर्ट कर दो उसको शेयर्स में। तुम्हारे सिलेबस में ये दोनों नहीं है तो तुम्हें पढ़ना नहीं है। मेनली तुम्हें सिलेबस में दिया हुआ है आउट ऑफ प्रॉफिट हम लोग डिवेंचर कैसे रिडीम करेंगे। तो अब ये लमसम में हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में हो सकता है। तो अब देखो जर्नल एंट्री, सबसे पहले तुम्हें अगर डिवेंचर रिडीम करना है, जैसे तुम प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते थे ना, तो तुम्हें CRR बनाना पड़ता था, ठीक है। उसी तरह जब तुम डिवेंचर रिडीम करोगे तो तुमको DRR बनाना होगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। बट ये CRR जैसा उतना दिमाग खराब करने वाला नहीं है, ये नॉर्मल 10% बनता है डिवेंचर अमाउंट का। जितना तुमको डिवेंचर रिडीम करना उसका 10% तुमको DRR बनाना पड़ता है। किससे बनता है? जनरल रिजर्व, PNL अकाउंट, DR टू DRR अकाउंट, ठीक है। उसके बाद तुमको एक इन्वेस्टमेंट भी खरीदना पड़ता है। अब ये बेसिकली बस लॉ ने बोला है तो खरीदना पड़ता है, और ये 15% होता है डिवेंचर अमाउंट का। तो एंट्री क्या होता है? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, नॉर्मल जनरल एंट्री है। फिर जब तुम डिवेंचर रिडीम करने जाओगे ना,
तो तुमको ये इन्वेस्टमेंट वापस बेचना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला ये लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता, बस लॉ ने बोला है तो करने का, भाई ने बोला है तो करने का। तो बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट आया वो PNL में तुम दे दोगे, इंटरेस्ट वगैरह जो भी आया वो PNL में चला जाएगा। ये सब नॉर्मल एंट्री है। अब सीधा और रिडम्पशन कैसे होगा, देखो X% डिवेंचर अकाउंट DR, मैंने बोला जैसे जैसे शेयर कैपिटल डेबिट करते थे वहाँ हम X% डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, क्योंकि उनको पेमेंट जाना है। और अगर कोई प्रीमियम है तो हम लोग यहाँ प्रीमियम भी यूज़ कर लेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। अब डिवेंचर होल्डर को हम लोग बैंक से पैसे दे देंगे, एंड जैसे ही पैसे देकर सब कुछ खत्म होगा तो जो हमने DRR बनाया था ना ऊपर में, ये DRR को हम लोग अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसलिए मैंने बोला ये CRR जैसा उतना हार्ड नहीं है कि इसका कैलकुलेशन करना बहुत दिक्कत हो। देखो सारे कंपनी नोट देख लो, all company other than banking company and NBFC are required to create DRR। यानी सिर्फ बैंकिंग कंपनी और NBFC कंपनी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जैसे कि मुथूट फाइनेंस, उनको DRR नहीं बनाना है। तो एक क्वेश्चन में अगर आए तो देख लेना कि बैंकिंग और NBFC कंपनी तो नहीं है, उनको DRR बनाना नहीं है, बाकी सारे कंपनी को DRR क्रिएट करना होता है। DRR 10% होता है डिवेंचर अमाउंट का, और ये बनेगा कब, तो ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इशू, जिस साल मान लो डिवेंचर 2024 में इशू हुआ, इशू का बात कर रहा हूँ यहाँ, तो उसी साल के एंड में इसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे। कितना, तो जितना हम लोग को रिडीम करना है डिवेंचर अमाउंट उसका 10%, ठीक है। एंड जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, पेमेंट वगैरह हो जाएगा, तो फिर इस DRR को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे अपने जनरल रिजर्व में। और DRI भी बनाना पड़ता है, उसी टाइम बना लिया करो, एंड फिर जब रिडम्पशन होना है उससे ठीक पहले उसको बेच दो। बस ये एंट्री है, एंड इसी के साथ तुम्हारा कंपनी अकाउंट खत्म होता है। 20 मार्क्स तुम्हें करना क्या है, बस मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने, एंड तुम्हारा पूरा चैप्टर मैंने करवा दिया। एक चीज़ ध्यान रखना, एक बैलेंस शीट होगा, आज तक क्वेश्चन नहीं आया तुम्हारे एग्जाम में, और ना ही तुम्हारे मॉड्यूल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं बैलेंस शीट के ऊपर। एक दो वो एक एग्जांपल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड थोड़ा बहुत फॉर्मेट होंगे, तुम्हें बस एक बार देख लेना है, नहीं तो फिर बाद में कहीं आ गया अगर 2-3 नंबर का तो रिग्रेट होगा कि यार ये कर लेता तो 20 में 20 पक्के थे। तो वो देख लेना एक बार बस, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बस पढ़ते रहो।